हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर साउंड का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हमने साउंड की 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। कौन कौन सी? तो साउंड की लाउडनेस, साउंड की पिच एंड साउंड की क्वालिटी। इन तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रीवियस सेशन में एकदम डिटेल में डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कौन सा नया टॉपिक? तो यही वाला, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। अब ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स का क्या मतलब होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम असेंबली में खड़े होते हैं प्रेयर वगैरह करने के लिए और हमारे टीचर आते हैं माइक पर कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए। तो हमारे टीचर सभी स्टूडेंट से क्या सवाल पूछते हैं? सबसे पहले, एम आई ऑडिबल टू यू, यानी कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही है? क्या मतलब होता है ऑडिबल साउंड्स का? देखो, हम सबको पता है भाई, इस चैप्टर में हमने अभी तक इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ करके ये चीज़ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशंस निकलते हैं और उन्हीं वाइब्रेशंस से साउंड प्रोड्यूस होती है ना। तो अगर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है या आवाज़ हमारे कानों तक पड़ रही है, तो हम ये कंक्लूजन निकाल देते हैं कि डेफिनेटली ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा होगा? वाइब्रेट कर रहा होगा। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की आवाज़ हमारे कानों तक पड़ रही है या उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, तो हम कंक्लूड कर देते हैं कि डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होगा, इससे वाइब्रेशंस निकल रही होंगी और इन्हीं वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी और इसी साउंड को हमने क्या किया है? सुना है। यही साउंड हमारे कानों तक पहुंच रही है, इसे हम सुन पा रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? वाइब्रेट कर रहा होगा। तो वो आवाज़ें जो कि हमें सुनाई देती हैं, जिन्हें हम सुन पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? ऑडिबल साउंड्स। क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनऑडिबल साउंड्स की, कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जो आवाज़ है ना, उसकी जो साउंड है वो हमें सुनाई नहीं दे रही है, वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही है। तो हम ये बोल देते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर ही नहीं रहा होगा। भाई सीधी सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट से आवाज़ कब आएगी, साउंड प्रोड्यूस कब होगी? जब वो वाइब्रेट करेगा, जब उससे वाइब्रेशंस निकलेंगी, उन्हीं वाइब्रेशन से तो हम बोलते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही है या हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही है, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर ही नहीं रहा होगा? ना ये वाइब्रेट कर रहा होगा, ना कोई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही होंगी और ना ही कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हम तक इसकी आवाज़ पहुँच ही नहीं रही है। हम इस ऑब्जेक्ट की जो आवाज़ है उसको हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, हमें सुनाई ही नहीं दे रही है। तो क्या ये कंक्लूड करना सही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर ही नहीं रहा होगा, साउंड प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा होगा? क्या ये करना सही है? नहीं, एक्चुअली ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि डेफिनेटली वो जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है और उससे साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है कि वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो आपको सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपके कानों तक पड़ नहीं रही है, कानों तक आ नहीं रही है, कानों तक आ भी रही है लेकिन आप उसे सुन नहीं सकते हो, सुन नहीं पा रहे हो। तो ऐसी आवाज़ें जिनको हम आप बोल सकते हो कि ऐसी आवाज़ें जो हमें सुनाई नहीं देती हैं, जिनको हम सुन नहीं पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? इनऑडिबल साउंड्स। तो बहुत ही क्लियर है, वो आवाज़ें जो हमें सुनाई देती हैं, जिनको कि हम सुन पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑडिबल साउंड्स, और वो आवाज़ें जो कि हम नहीं सुन पाते हैं, जो हमें सुनाई नहीं देती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स। तो ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स का मतलब आपको समझ में आ गया। चलो, लेकिन जो हमारा एक आप बोल सकते हो कि एक मेन रीज़न होना चाहिए ना कि क्यों कुछ आवाज़ों को हम नहीं सुन पा रहे हैं, क्यों कुछ आवाज़ें हमारे लिए इनऑडिबल हैं। इस चीज़ का मेन रीज़न क्या है?
तो उस मेन रीज़न को हम समझते हैं हमारे इस सेशन में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स साउंड इज प्रोड्यूस। जैसे कि मैंने आपको अभी भी समझाया कि भाई इतने सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में साउंड में, है ना, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इसके टॉपिक्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को पढ़ करके ये तो बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठ गया है कि जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तभी वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। प्रीवियस सेशंस में हमने पेंडुलम के बारे में काफ़ी चर्चा करी है, तो वही वाला यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। क्या है हमारे पास, एक सिंपल पेंडुलम है जो कि वाइब्रेट कर रहा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। बट द साउंड, अच्छा वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ ज़रा। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि जब ये एक ऑब्जेक्ट रिपीटेडली बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करे या टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करे रिपीटेडली, तो वो जो रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन होगा ना, उसी को हम बोलेंगे क्या, वाइब्रेशंस। यानी कि एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो ये जो बार बार आगे और पीछे जाना है ना, इसी को हम बोलेंगे क्या, वाइब्रेट होना। तो हमारा जो पेंडुलम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेंडुलम को हम कैसे बनाते हैं, एक धागा लेते हैं, धागे के एक एंड पे हम एक छोटी सी मेटल की बॉल टाई कर देते हैं। इस छोटी सी मेटल की बॉल को हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉब द बिल्डर, बॉब, ठीक है। और इसके दूसरे एंड को हम एक रिजिड सरफेस से जो है टाई कर देते हैं। और फिर इसके बाद में हम बॉब को जो है ना एक पॉइंट तक लेकर के जाएंगे। सपोज एक हाइट तक लेकर के गए हैं, ए हाइट तक लेकर के गए हैं, ठीक है ना, और वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिलीज़ कर देंगे। तो जैसे इसको हम रिलीज़ करेंगे, ये हम बोलते हैं कहाँ जाएगा, ये जाएगा सपोज पॉइंट सी तक। कहाँ तक जाएगा, पॉइंट सी तक जाएगा। ये जो पॉइंट था पॉइंट डी, ये पॉइंट डी हम बोल रहे हैं कि हमारे पेंडुलम के बॉब का सेंट्रल पोजीशन थी उसकी, है ना, मेन पोजीशन थी। हमने क्या किया, इस बॉब को उसकी सेंट्रल पोजीशन से हटाया, पॉइंट ए तक लेकर के गए। पॉइंट ए पे हमने जैसे ही छोड़ा, वो कहाँ गया, पॉइंट डी पे गया। पॉइंट डी पे जाने के बाद, यानी कि अपनी सेंट्रल पोजीशन पे जाने के बाद वो आगे कहाँ चला गया, पॉइंट सी तक चला गया। पॉइंट सी पे जाने के बाद वो दोबारा से कहाँ आया, अपनी मेन पोजीशन पे आया, और मेन पोजीशन पे आकर के उसको क्रॉस करके दोबारा कहाँ आ गया, पॉइंट ए पर आ गया। पॉइंट ए पर आने के बाद फिर से वो पॉइंट सी पे गया, फिर वो दोबारा पॉइंट ए पे आया, फिर से दोबारा सी पे गया, फिर ए पे आया। तो ए सी ए सी ए सी ए सी जो है ना चलता ही रहेगा। तो ये जो रिपीटेडली बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है पेंडुलम के बॉब का, इसे हम क्या बोलेंगे, पेंडुलम का वाइब्रेशन ही तो बोलेंगे ना। पेंडुलम का बॉब क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। आई बात समझ में। चलो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स, जब हमारा सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसे वाइब्रेट करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। बट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम इज नॉट हर्ड बाय अस। लेकिन अगर आप इस पेंडुलम को, भाई पेंडुलम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। मैंने बताया ना आपको, धागे में क्या करना है, आपको एक छोटी सी मेटल की बॉल बांध देनी है एक एंड पर, जिसे हम बॉब बोलेंगे, और दूसरे एंड को आप किसी आप बोल सकते हो कि रफ सरफेस, सॉरी आप किसी रिजिड सरफेस से जो है ना टाई कर दो, और इसके बाद में उसको वाइब्रेट कराओ। तो जब हमारा पेंडुलम वाइब्रेट करेगा तो उसकी आवाज़ आपकी कानों तक नहीं पहुंचेगी। दिस इज बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वेरी लो। यहाँ पे क्या बोला गया कि सिंपल पेंडुलम जो है वो हमारा वाइब्रेट कर रहा है। अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो रहा है, उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन ये साउंड हमारे, आप बोल सकते हो कि इस साउंड को, सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशंस की साउंड को हम सुन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वेरी लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जहाँ पे हमने वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को समझा था, वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी को समझा था, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? तो पर सेकेंड या एक सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को ही हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, इन 1 सेकेंड, उसे हम बोलते हैं क्या? वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी। हमने टाइम पीरियड के बारे में बात करी थी, हमने एम्पलीट्यूड के बारे में बात करी थी, हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बात करी थी। सो द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड या इन 1 सेकेंड, उसे हम बोलेंगे क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है ना, इसके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। वो इतनी कम है कि जिसके कारण इसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों?
इट मे बी 2 और 3 हर्ट्स ओनली। कितनी हो सकती है? 2 या 3 हर्ट्स हो सकती है। 2 या 3 हर्ट्स का मतलब क्या है? अगर मैं बोल रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे सिंपल पेंडुलम की, कहाँ गया सिंपल पेंडुलम, ये वाला, अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 या 3 हर्ट्स है, फॉर एग्जांपल 3 हर्ट्स है, तो 3 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रही है कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है ना, वो 1 सेकेंड में केवल 3 बार क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। या 2 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी क्या बताएगी हमें कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो 1 सेकेंड में केवल 2 बार वाइब्रेट कर रहा है। भाई फ्रीक्वेंसी क्या है? टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड या इन पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अगर हमारा सिंपल पेंडुलम 2 बार ही वाइब्रेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हर्ट्ज हो जाएगी। अगर हमारा सिंपल पेंडुलम 1 सेकेंड में 3 बार ही वाइब्रेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हर्ट्ज हो जाएगी। इतना समझ में आया? एंड आवर ईयर्स कैन नॉट हियर साउंड्स ऑफ सच लो फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कानों की भी क्या होती है? एक क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है? तो आप बोल सकते हो, एक हम फ्रीक्वेंसी रेंज डिसाइड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से लेकर के कहाँ तक होगी? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। हमने एक फ्रीक्वेंसी की रेंज बनाई है। कौन सी रेंज है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। अब जो भी आवाज़ हम तक आ रही है, अगर उस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में फॉल करती है, इस रेंज में आती है, तो वो हमें आवाज़ क्या दे जाएगी? सुनाई दे जाएगी। लेकिन अगर एक ऐसी आवाज़ आ रही है हम तक, ऐसा नहीं कि आवाज़ आ नहीं रही थी, हमारे तक आ रही थी, लेकिन उस हम तक आने वाली साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, वो इस रेंज में नहीं गिर रही है, इस रेंज में नहीं आ रही है, नहीं फॉल कर रही है, तो डेफिनेटली वो जो आवाज़ है ना, वो हमें सुनाई नहीं देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कानों ने एक फ्रीक्वेंसी की रेंज बना करके रखी है कि जो भी आवाज़ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में आएगी, इस रेंज में आएगी, वो हमारे कान जो है ना उसको सेंस कर लेंगे, वो आवाज़ हमें सुनाई दे जाएगी। लेकिन अगर इस रेंज के बाहर कोई ऐसी आवाज़ आ रही जिसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज के बाहर हो, है ना, अब रेंज के बाहर मतलब क्या? 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ भी हो सकती है और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो सीधी सी बात है, एक रेंज क्या है ह्यूमन बींग्स के लिए? फ्रीक्वेंसी की 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000। जो भी आवाज़ हम तक आ रही है, हमारे कानों तक आ रही है, अगर उस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आती है, इस रेंज में फॉल करती है, तो वो हमें सुनाई दे जाएगी। अब खुद ही देखो यहाँ पे हुआ क्या? हमारे सिंपल पेंडुलम जो वाइब्रेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 या 3 हर्ट्ज है, या हम बढ़ा करके ले लेते हैं, है ना, 2 या 3 में से हम 3 हर्ट्ज मान के चलते हैं कि हमारे सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वाइब्रेशन की 3 हर्ट्ज है, यानी कि 1 सेकेंड में जो सिंपल पेंडुलम है वो 3 बारी क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो जो 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, क्या इस रेंज में, हमारी रेंज में आ रही है? नहीं आ रही है। 20 हर्ट्ज तो कम से कम होनी चाहिए ना आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, तब जा करके तो हमारे कान उसको सुन पाएंगे, हमें वो आवाज़ सुनाई देगी। अब 3 हर्ट्ज तो हम बोलते हैं कि बहुत ही छोटा होता है ना, 3 हर्ट्ज तो हम बोल रहे हैं कि काफ़ी छोटा होता है 20 हर्ट्ज से। तो क्या इस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हमें सुनाई देगी? नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि इसकी आवाज़ जो है ना हमारे कानों तक आ नहीं रही है या पेंडुलम आवाज़ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। अरे बिल्कुल कर रहा है। जब वो वाइब्रेट करेगा, भले ही उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो, लेकिन वाइब्रेट तो कर रहा है ना। फ्रीक्वेंसी उसके वाइब्रेशन की कितनी कम क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई साउंड तो वो प्रोड्यूस ज़रूर करेगा। लेकिन ये साउंड हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। हमारी इस फ्रीक्वेंसी रेंज में पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के साउंड की या वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिट नहीं हो रही है। आई बात समझ में? चलो, वी कैन से दैट इट इज़ एन इनऑडिबल साउंड। अच्छा, इस आवाज़ को हम क्या बोल सकते हैं? इनऑडिबल साउंड बोल सकते हैं। तो जो अब आपको रीज़न समझ में आया कि हमारे लिए कुछ आवाज़ें क्यों ऑडिबल होती हैं और कुछ आवाज़ें क्यों इनऑडिबल होती हैं। ऑडिबल अगर आवाज़ें हो रही हैं, इसका मतलब क्या? कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डेफिनेटली हमारी इस रेंज में कहीं आ रही हैं, कहीं इस रेंज में फॉल कर रही हैं। लेकिन वो वाली आवाज़ें जो कि हमारे लिए इनऑडिबल है, तो वो इनऑडिबल क्यों हो रही है? क्योंकि उन आवाज़ों की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो फ्रीक्वेंसीज़ हमारी इस रेंज में नहीं आती हैं, इस रेंज में नहीं गिरती हैं। जैसे कि सिंपल पेंडुलम की जो आवाज़ है वो हमारे लिए इनऑडिबल साउंड है। क्यों इनऑडिबल साउंड है? क्योंकि उस साउंड की, या बोल सकते हो कि सिंपल पेंडुलम के वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 या 3 हर्ट्ज ही हैं, हमारी रेंज में नहीं आएगी।
From this example, we conclude that all the vibrating objects do not produce audible sound. आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि सभी के सभी जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वी कंक्लूड दैट ऑल द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड। ऑडिबल वर्ड जो है ना, खा मत जाना कि यहाँ पे लिखा गया है कि वी कंक्लूड दैट ऑल द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। अरे सभी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें हमारे लिए ऑडिबल होती हैं और कुछ आवाज़ें हमारे लिए इनऑडिबल होती है। तो यहाँ पे ऑडिबल शब्द को खा मत जाना। इस सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में ऑडिबल वर्ड जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेट हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के जो वाइब्रेशंस हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी इस रेंज में नहीं आती है। और अगर फ्रीक्वेंसी हमारी इस फ्रीक्वेंसी के रेंज में नहीं आएगी वाइब्रेशंस की, तो वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। तो सभी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सभी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो ऐसा ही एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। ये साउंड तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ऑडिबल साउंड नहीं है, वो हम उसको नहीं सुन सकते हैं। An object must vibrate at the rate of at least 20 times per second to be able to produce audible sound. एक ऑब्जेक्ट को किस रेट पे, एटलीस्ट किस रेट पे वाइब्रेट करना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट की आवाज़ जो है ना हमें सुनाई दे जाए? तो आप बोलोगे कि मैम 20 टाइम्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को एक सेकेंड में एटलीस्ट 20 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? वाइब्रेट करना पड़ेगा, जिसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? एटलीस्ट 20 हर्ट्स हो जाएगी। और जैसे ही वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी हुई कितनी? 20 हर्ट्स, तो उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की जो साउंड है वो हमें सुनाई दे जाएगा। तो एन ऑब्जेक्ट मस्ट वाइब्रेट एट द रेट ऑफ एटलीस्ट 20 टाइम्स पर सेकेंड टू बी एबल टू प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड। तो अगर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस करनी है ना, हमारे एक ऑब्जेक्ट को अगर ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस करनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? उस ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्स तो होनी ही चाहिए। भाई कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है ना साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, हर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ने ये ठान ली कि नहीं हम तो ऑडिबल साउंड ही प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्स होनी ही चाहिए। In other words, an object must vibrate with a frequency of at least 20 Hz to be able to produce an audible sound. जैसे कि मैंने आपको already explain कर दिया है। The sounds having two low frequencies which cannot be heard by human ear are called infrasonic sounds or just infrasonic. यहाँ पे क्या बोला गया है? वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसीज काफ़ी लो होती हैं और ह्यूमन बींग्स के जो कान हैं वो उन्हें सुन नहीं पाते हैं, ऐसी लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ों को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, या आप इनको सिंपली क्या बोल सकते हो? इंफ्रासोनिक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड्स तो हम बोलते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज में आ जाती हैं, है ना। जो हमारी इनऑडिबल साउंड्स हैं, वो वाली आवाज़ें जिनको कि हम नहीं सुन पा रहे हैं, उनमें से भी वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? काफ़ी कम है। तो ऐसी कम फ्रीक्वेंसीज वाली आवाज़ों को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं या इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या आपको ये समझ में आई? ऑडिबल साउंड्स तो हम बोलते हैं कि 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसमें आ जाती हैं। इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर जो आवाज़ें आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनऑडिबल साउंड्स बोलते हैं। इनऑडिबल साउंड्स में भी वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती हैं उन्हें हम इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं या सिंपल इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या हमारे सिंपल पेंडुलम की जो आवाज़ है क्या वो इंफ्रासोनिक है? येस, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है। फिर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम के वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 20 हर्ट्स होती तो वो हमारे लिए ऑडिबल साउंड हो जाती। अब क्योंकि 3 हर्ट्ज ही है या 2 हर्ट्ज ही है, यानी कि वो हमारे लिए क्या है? इनऑडिबल साउंड है। इनऑडिबल साउंड तो है, लेकिन वो एक ऐसी इनऑडिबल साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है। तो कम फ्रीक्वेंसी वाली
इनऑडिबल साउंड्स को हम क्या बोल सकते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स बोल सकते हैं। Thus the sounds of frequencies less than 20 hertz are called infrasonic. 20 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी से कम की जो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें होती हैं, है ना, क्या बोला मैंने कि 20 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी से कम वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी साउंड को हम क्या बोल देते हैं, इंफ्रासोनिक। यानी कि ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी से कम हो वो क्या हो जाती हैं, इंफ्रासोनिक हो जाती हैं। द इंफ्रासोनिक साउंड्स कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ऑब्वियस सी बात है, इंफ्रासोनिक साउंड्स जो हैं उनको हम ह्यूमन बींग्स सुन नहीं सकते हैं। राइनोसॉर्स कैन प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्स। तो हमारे जो राइनोसॉर्स होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ऐसी आवाज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी इनऑडिबल साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज कैसी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। दे कैन ऑल्सो हेयर इंफ्रासोनिक साउंड्स। अब अगर हमारे राइनोसॉर्स इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इंफ्रासोनिक साउंड्स को वो सुन भी सकते हैं। भाई 20 से 20,000 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ना वो हमारे लिए है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी के लिए नहीं होती है। तो अगर हमारे राइनोसॉर्स 20 हर्ट्ज से आप बोल सकते हो, बेसिकली आप बोल सकते हो कि जब हमारे राइनोसॉर्स इंफ्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कि ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की हो, तो वो डेफिनेटली इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। If the frequency of a sound is less than 20 hertz, it cannot be heard by us. And if the frequency of a sound is more than 20,000 hertz, even then it cannot be heard by us. तो जैसे कि मैंने आपको बताया रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज के नीचे वाली जो होंगी साउंड, मतलब कि ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी, उनको तो हम सुन नहीं सकते हैं। साथ ही साथ वो वाली आवाज़ें, वो वाली साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, हम उनको भी नहीं सुन सकते हैं। द ह्यूमन ईयर कैन हेयर साउंड्स विच हैव फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। Thus, the range of audible frequencies of sound for human hearing is from 20 hertz to 20,000 hertz. क्या बोला गया है यहाँ पे? The range of audible frequencies of sound for human hearing, है ना? आप बोल सकते हो कि ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के, आप बोल सकते हो कि इंसानों की सुनने के लिए, है ना, ह्यूमन बींग्स की हियरिंग के लिए साउंड की जो एक रेंज है ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज की, वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस मीन्स दैट द लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हियरिंग और ऑडिबल साउंड इज 20 हर्ट्ज एंड द अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हियरिंग और ऑडिबल साउंड इज 20,000 हर्ट्ज। तो लोअर फ्रीक्वेंसी, या आप बोल सकते हो कि लोअर लिमिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, 20 हर्ट्ज, और अपर लिमिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, 20,000 हर्ट्ज। The upper limit of frequency of human hearing 20,000 hertz can also be written as 20 kilohertz, that is 20 k hertz. तो ये जो 20,000 hertz है, 1000 को हम किलो भी बोल सकते हैं, है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो। भाई 20 जो अपर लिमिट है ना साउंड की फ्रीक्वेंसी की, तो 20,000 हर्ट्ज को आप 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हो, बोल सकते हो, और लिखोगे ऐसे, के लगा देना, 3 जीरो को हटा करके एक के लगा देना। नेक्स्ट क्या है, द साउंड्स हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसीज विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, या और जस्ट अल्ट्रासोनिक्स। इंफ्रासोनिक साउंड्स कौन सी होती हैं, वो वाली आवाज़ें जिनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, है ना, वो वाली आवाज़ें, वो वाली साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या हो जाएंगी, वो वाली आवाज़ें, वो वाली साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, उन्हें हम बोलेंगे क्या, अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासोनिक साउंड्स। Thus, the sounds of frequencies greater than 20,000 hertz are called ultrasonics. The ultrasonic sounds cannot be heard by human beings. Obvious सी बात है, अगर ऐसी आवाज़ें हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर है, ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हैं, तो डेफिनेटली उन आवाज़ों को हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे पास तो एक रेंज है ना, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, बस इस रेंज
में ही हम जो है ना आवाज़ों को सुन पाते हैं। वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसीज इस रेंज में गिरेगी, हम केवल उन्हीं आवाज़ों को सुन पाएंगे। इस रेंज के बाहर जो भी आवाज़ें आएंगी, है ना, अब वो 20 हर्ट्ज से कम भी हो सकती हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि हमने राइनासॉर्स का एग्जाम्पल लिया, हमने सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल पेंडुलम भी और राइनासॉर्स भी। लेकिन जो भी आवाज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, 20 हर्ट्ज से कैसी है, कम है ना, 20 हर्ट्ज से कम है, जिसके कारण ये हमें सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो सिंपल पेंडुलम की आवाज़ और राइनासॉर्स की जो आवाज़ है, दोनों ही कैसी होंगी, इंफ्रासोनिक साउंड्स होंगी। सिंपल पेंडुलम के आवाज़ और राइनासॉर्स जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो दोनों की आवाज़ें क्या होंगी, इंफ्रासोनिक साउंड्स होंगी। और यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली उनको हम नहीं सुन सकते हैं। और ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुई, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोल देते हैं। और ऐसी अल्ट्रासोनिक साउंड्स को भी हम नहीं सुन सकते हैं, यानी कि हम ना ही इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं और ना ही हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर है ना इन दोनों ही साउंड्स की फ्रीक्वेंसीज। चलो, फॉर एग्जाम्पल, अ साउंड हैविंग अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 40,000 हर्ट्ज इज अल्ट्रासोनिक साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। एक ऐसी आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40,000 हर्ट्ज है। तो 40,000 हर्ट्ज तो हम बोल रहे हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज के बहुत ही आगे है। हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज तो 20,000 हर्ट्ज ही है, और ये कितनी है, 40,000। भाई अपर लिमिट क्या है हमारे लिए फ्रीक्वेंसी रेंज की, 20,000 हर्ट्ज, और ये जो हमारे सामने आवाज़ आई है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40,000 हर्ट्ज है। तो इसको तो हम कभी भी सुन नहीं पाएंगे, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक अल्ट्रासोनिक साउंड हो जाएगी। द ह्यूमन बींग्स कैन नीदर प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड नॉर कैन दे हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। ह्यूमन बींग्स ना ही अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही इन्हें हम सुन सकते हैं। बट देयर आर सम एनिमल्स विच कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स एज वेल एज हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स। तो जैसे कि हमने राइनासॉर्स का एग्जाम्पल लिया था कि हमारे जो राइनासॉर्स हैं वो क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसी आवाज़ों को, इंफ्रासोनिक साउंड्स को वो सुन भी सकते हैं। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही उन आवाज़ों को सुन सकते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उन्हें सुन भी सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बैट is an example which screams at a very high frequency much beyond the limit of our hearing। अब अगर मैंने आपसे बोला, देखो हमारे जो बैट्स होते हैं, जो हमारे चमगादड़ होते हैं, वो रात में ही जो है ना हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना, रात में ही वो एक्टिव होते हैं। दिन के टाइम तो वो लटक के पेड़ की डाल से लटक करके सोते रहते हैं। तो आप बोल सकते हो कि हमारे जो बैट्स हैं वो हमको रात में ही जो है ना मिलते हैं। और सपोज़ आपके बिल्कुल सर के ऊपर से एक चमगादड़ उड़ करके गया है और मैं आपसे बोलूँ कि देखो ये कितने ज़ोर से चीख रहा था, कितने ज़ोर से ये स्क्रीम कर रहा था, तो आप बोलोगे कि मैम इसकी तो ज़रा भी हमें आवाज़ नहीं आई। भाई जब बैट हमारे सर के ऊपर से उड़ करके गया, बैट मतलब कि चमगादड़, ठीक है, तो हमें तो इसकी ज़रा भी आवाज़ नहीं आई, और आप हमसे बोल रही हो कि ये कितने ज़ोर से चीख रहा था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमें तो इसकी ज़रा भी आवाज़ नहीं आई। चीखना छोड़ो, हमें तो इसकी ज़रा भी फीबल साउंड भी नहीं आई है इसके कुछ बोलने की, तो फिर कैसे ये चीख रहा था? तो भाई मुद्दा ये है कि ये जिस चीखते समय, है ना, बैट्स हमारे चीखते समय जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उनके चीखने की आवाज़ को हम सुन नहीं सकते हैं। हमारी जो हियरिंग के लिए, ह्यूमन बींग्स की हियरिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। तो हमारे जो चमगादड़ होते हैं ना, जब वो चीखते हैं तो चीखने के दौरान वो जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, उस आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। अब अगर ज़्यादा की हो गई, इसका मतलब क्या, वो हमारे लिए हो गई इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड भी कौन सी वाली, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो बैट्स हमारे स्क्रीम जब करते हैं, जब वो चिल्लाते हैं, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर मैंने बोल ही दिया है कि अल्ट्रासोनिक साउंड है, इसका मतलब क्या कि ह्यूमन बींग्स के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उन अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सके। तो चमगादड़ जब चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है, ऑल्दो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स उन आवाज़ों को नहीं सुन सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, द बैट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक साउंड ड्यूरिंग स्क्रीमिंग।
चिल्लाने के दौरान वो कौन सी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं चमगादड़? तो अल्ट्रासोनिक साउंड। सो वी कैन नॉट हेयर द स्क्रीम्स ऑफ अ बैट बिकॉज इट्स स्क्रीम्स consist of ultrasonic sound having a frequency of more than 20,000 hertz which is beyond our limit of hearing। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो बैट्स होते हैं, जो हमारे चमगादड़ होते हैं, वो चिल्लाने के दौरान कौन सी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब जब हम बोल ही रहे हैं कि वो आवाज़ें कैसी हैं? अल्ट्रासोनिक हैं, तो डेफिनेटली उन आवाज़ों की जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसी होगी? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ही होगी। और अगर आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या? कि वो हमारी सुनने की क्षमता से ऊपर है ना? उन आवाज़ों को हम नहीं सुन सकते हैं, बियॉन्ड आर लिमिट ऑफ हियरिंग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द बैट्स कैन ऑल्सो हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड। अब अगर हमारे बैट्स अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को वो सुन भी सकते हैं। Some other animals like dogs, monkeys, deer and leopards can also hear ultrasonic sounds which cannot be heard by human beings। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे जो बैट्स हैं वही अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, कुछ और जानवर भी हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। कौन कौन से? डॉग्स हो गए, मंकीज़ हो गए, डियर हो गए, लेपर्ड्स वगैरह हो गए। ऐसी आवाज़ों को हम ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हाँ ये वाले जानवर सुन सकते हैं अलॉन्ग विद बैट्स। Since dogs can hear ultrasonic sounds, therefore some dog owners use special high frequency whistles which only dogs can hear। अब क्योंकि हमारे डॉग्स क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, इसलिए कुछ डॉग ओनर्स जब अपने डॉग्स को ट्रेन करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान वो क्या करते हैं? ऐसी सीटियों का या विसल्स का यूज़ करते हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ प्रोड्यूस करें, या आप बोल सकते हो कि ऐसी सीटियाँ जिसकी आवाज़ कैसी हो? अल्ट्रासोनिक आवाज़ हो, अल्ट्रासोनिक साउंड हो, ऐसी सीटियों का यूज़ किया जाता है। देखो, अब अगर हम अपने घर में एक डॉगी पालते हैं, है ना, तो वो घर में पला हुआ डॉगी भी क्या होना चाहिए? थोड़ा बहुत तो ट्रेन होना ही चाहिए। इसके अलावा हमारे जो पुलिस डॉग्स होते हैं, जो कि पुलिस वगैरह जो है रखती है डॉग्स को, उनको भी ट्रेन किया जाता है। तो डॉग्स चाहे कोई से भी हो, घर वाले हो या पुलिस वाले हो, उनको ट्रेन करना ज़रूरी होता है। हाँ, जो पुलिस डॉग्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग लेवल की होती है। वो आप बोल सकते हो कि वो अच्छे लेवल पे ट्रेन होते हैं क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ने के लिए, एविडेंस वगैरह को ढूंढने के लिए। लेकिन हाँ, जो हमारे घर में पले हुए डॉगी होते हैं उनको भी ट्रेन करना ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि जब भी डॉग्स की ट्रेनिंग की जाती है तो उसमें हम बोलते हैं कि सीटियों का यूज़ किया जाता है, विसल्स का यूज़ किया जाता है। अब बार बार सीटी बजाने से क्या होता है कि जो डॉग ट्रेनर है उसके खुद के जो ना दिमाग में दर्द होने लगता है। डॉग तो ट्रेन हो ना हो पता नहीं, लेकिन हाँ जो ट्रेनर है उसके दिमाग में जो ना ज़रूर सर दुखने लगता है बार बार उस सीटी की आवाज़ सुनते सुनते। तो इसीलिए इसका आप बोल सकते हो कि अल्टीमेट सोल्यूशन क्या निकाला गया कि सीटी तो यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन उस सीटी से हम ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे, या आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसी विसल हम लेकर के आएंगे जो कि आवाज़ तो प्रोड्यूस करे, लेकिन वो आवाज़ कैसी हो? अल्ट्रासोनिक हो। क्योंकि अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उसको हमारे डॉग्स तो आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं सुन पाएंगे। तो जब हमें कोई आवाज़ सुनाई देगी ही नहीं तो हमारा सर भी नहीं दुखेगा, तो डॉग्स भी ट्रेन हो जाएंगे और जो हमारे डॉग ट्रेनर्स हैं उनका भी सर नहीं दुखेगा, उनको भी हेडेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि सिंस डॉग कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स, तो कुछ डॉग ओनर्स क्या करते हैं? स्पेशल हाई फ्रीक्वेंसी वाली विसल्स लेकर के आते हैं उनके लिए, ताकि वो सुन सकें। द क्राइम ब्रांच पुलिस ऑल्सो यूजेस स्पेशल हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स टू गिव कमांड्स टू देयर डॉग्स। जो क्राइम ब्रांच पुलिस है या जो पुलिस डॉग्स होते हैं बेसिकली, वो भी क्या करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स का यूज़ करते हैं ताकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड से डॉग्स को कमांड दे सकें। तो कहने को तो आप देखोगे कि कभी अगर आप लोगों ने डिस्कवरी वगैरह पे जो है ना ऐसे शोज़ देखे हों जहाँ पे डॉग्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो दिखाए जाते हों, तो आपने देखा होगा, या नहीं देखा है तो अब जा कर के देख लेना, अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब, कि हमारे जो डॉग ट्रेनर्स होते हैं, स्पेशली हमारे ये पुलिस डॉग्स, जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो वो सीटी तो बजाते हैं, उस सीटी की आवाज़ आपको सुनी नहीं देती है, लेकिन वो हमारे डॉग सुन लेते हैं। और उन आवाज़ों को सुन करके हमारे जो डॉग्स हैं उनको जो भी कमांड दिया जाता है वो उस कमांड को फॉलो करते हैं। तो वो काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग होता है कि वैसे तो कोई आवाज़ आई नहीं है सीटी से, भाई हमें तो सुनाई नहीं देगी ना डॉग ट्रेनर को सुनाई देगी और ना ही आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन डॉग्स हमारे सुन लेते हैं और उन सीटियों से, उन आवाज़ों से जो भी डॉग्स को कमांड दिए जा रहे हैं वो उन कमांड्स को फॉलो करते हैं। तो देखने में बहुत ही मज़ेदार होता है कि बस
काली पीली जो है ना ऐसी सीटी बज रही है, भाई हमारे लिए तो वो आवाज़ नहीं इनऑडिबल है ना, तो हमें तो वो आवाज़ सुनाई देगी नहीं विसिल की। लेकिन इनऑडिबल साउंड, हमारे लिए जो इनऑडिबल साउंड है उस साउंड से डॉग्स क्या करते हैं, अलग अलग कमांड्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोला गया है कि द साउंड्स हैविंग टू हाई फ्रिक्वेंसी greater than 20,000 hertz which cannot be heard by human beings is also just ultrasound। अच्छा, तो वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रिक्वेंसी हम बोलते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम होती है, तो उनको हम बेसिकली वो आवाज़ें जो कि ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं उनको सिंपली हम क्या बोलते हैं, बस अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी दिस मच हर्ट्ज इज़ एन अल्ट्रासाउंड। ठीक है, चलो फिर ड्यू टू दिस वेरी हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हैज़ अ ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन ऑर्डिनरी साउंड। अब क्योंकि हमारी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं या जो हमारी अल्ट्रासाउंड्स हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं, ठीक है, उनमें हम बोलते हैं कि क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, बढ़िया होती है। भाई एक आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो उस आवाज़ की जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो भी कैसी होगी, काफ़ी बढ़िया होगी, यानी कि वो जो आवाज़ है ना बहुत बढ़िया तरीके से किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर जाएगी। द अल्ट्रासाउंड इज़ रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड वेव्स एंड प्रोड्यूसेस एकोज। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना साउंड के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो साउंड की एक और प्रॉपर्टी जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस प्रॉपर्टी को पढ़ करके आपको जो हमारी अल्ट्रासाउंड है उनका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो आपको उनकी एप्लीकेशन समझ में आएंगे। तो एप्लीकेशंस, अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको साउंड की ये वाली प्रॉपर्टी समझना ज़रूरी है। आपने एक्कोस के बारे में ज़रूर सुना होगा कि हम कहाँ जाते हैं, सपोज़ एक खाली घर में जाते हैं, है ना, खाली घर में हम जाते हैं और जैसे ही हम क्लैप करते हैं, तो क्लैप हम एक बार करेंगे, उसकी आवाज़ एक बार आएगी, लेकिन उसकी आवाज़ 2-3 बार हमें सुनाई दे जाएगी। एक खाली घर में आप गए हो और आपने वहाँ पे ताली बजाई है, तो जो आपने ताली बजाई है, एक बार ताली बजाई है, तो उस एक बार ताली की एक बार आवाज़ आनी चाहिए कायदे से तो, लेकिन होता क्या है कि हमें 3-4 बार, 2-3 बार तो मैक्सिमम, मिनिमम आप बोल सकते हो कि ताली की आवाज़ हमें फिर से सुनाई दे ही जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। या जब हम किसी माउंटेन रीजन में जाते हैं, पहाड़ वगैरह पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर के हमने अपना नाम लिया, खूब ज़ोर से चिल्लाया है, तो हमें अपना नाम पलट करके सुनाई दे जाता है। भाई हमने तो अपना नाम बोल दिया, अब इसके बाद में आप बोल सकते हो कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको अपना जो आवाज़ है वो पलट करके फिर से सुनाई देता है। जैसे आपने बोला क्या, रोहन, तो रोहन ने एक बार अपना नाम चिल्ला करके बोला रोहन, तो पलट करके उसको अपना नाम 2 से 3 बार ज़रूर सुनाई देगा। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है साउंड का, इसी को हम क्या बोलते हैं, एकोज बोलते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि ये एको होता क्यों है, कि अगर हम एक खाली घर में गए हैं, एक बार हमने ताली बजाई है, बेसिकली गूंजना जिसे हम बोलते हैं ना, एकोज का जो हिंदी वर्ड है वो क्या होता है, गूंजना ही होता है, कि हमारी आवाज़ गूंजती है। खाली घर में अगर हम चले जाएंगे तो हमारी आवाज़ गूंजेगी, जो भी हम बोलेंगे पलट करके हमको हमारी आवाज़ खुद ही को सुनाई दे जाएगी। अगर हम पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ पे अगर हम अपना नाम लेते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो हमारा जो नाम है वो पलट करके हमको सुनाई दे जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी आवाज़ गूंज रही है। गूंजने को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एकोज बोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये एकोज होते क्यों हैं। तो साउंड की प्रॉपर्टी होती है कि भाई साउंड क्या है, एक वेवी तो है ना, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसने कि एक वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करी है, ठीक है ना। साउंड जो भी प्रोड्यूस हुई है अब वो ट्रैवल कर रही है, सपोज एयर मीडियम उसको मिल गया है और उस एयर मीडियम के थ्रू हमारी जो साउंड है वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ट्रैवल करते 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 हम बोलते हैं कि सामने एक ऑब्जेक्ट आ गया। क्या ऑब्जेक्ट आया है, सपोज यहाँ पे एक वॉल आ गई है, दीवार आ गई है, तो हमारा जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो यहाँ था, इसने क्या करा था, वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करके एक साउंड प्रोड्यूस करी थी। तो जो भी साउंड प्रोड्यूस हुई है अब वो साउंड वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है एयर मीडियम के थ्रू। अब जिस समय वो ट्रैवल कर रही थी उसके रास्ते के सामने क्या आ गई, एक दीवार आ गई, एक वॉल आ गई। होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट या इस ऑब्स्टिकल या इस दीवार से टकरा जाएगी साउंड वेव। तो टकराने के बाद क्या हो गया, टकराने के बाद क्या हमारी साउंड वेव इस ऑब्स्टिकल को, इस दीवार को पेनिट्रेट कर जाएगी, यानी कि क्या इसको चीरते हुए आगे बढ़ जाएगी, नहीं, हमारी साउंड वेव इस दीवार को, इस ऑब्स्टिकल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट उससे टकरा करके वो वापस जो है ना आने लगेगी।
वापस कहाँ तक आएगी, तो जो हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है ना उसी के पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या हुआ है, साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, कि लाइट आई और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, सपोज कोई मिरर रखा होगा, तो मिरर से टकरा करके लाइट जो है क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हैं। शायद आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 6th में या 7th में। ऐसा ही रिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है, साउंड वेव्स में भी देखने को मिलता है। कि सपोज़ हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक खाली घर में गए हैं, खाली घर में जाकर के हमारी आवाज़ गूंज रही है, जो भी हम बोल रहे हैं पलट करके वही आवाज़ें हमें को सुनाई दे रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसे कि सपोज़ हम खड़े हैं खाली घर में, ठीक है, खाली घर है तो भाई कोई फर्नीचर वगैरह तो होगा नहीं, लेकिन दीवारें तो होंगी। तो हम एक दीवार के सामने खड़े हैं और हमने क्या करा है, एक बार क्लैप किया है। तो क्लैपिंग से होगा क्या, क्लैपिंग से हम बोलते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होगी। अब जो भी साउंड प्रोड्यूस हुई है वो साउंड एयर मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करके बेसिकली वो सीधे सीधे जा रही होगी साउंड वेव, लेकिन अचानक से उसके रास्ते में क्या आ जाएगी, एक दीवार आ जाएगी। तो दीवार आ जाने से जो साउंड वेव है वो उसको पेनिट्रेट या चीरते हुए उसके आगे नहीं निकलेगी, बल्कि उससे टकरा करके हम बोलते हैं कि वापस आ जाएगी। कहाँ तक, कहाँ जाएगी, तो हम तक आ जाएगी। भाई दीवार के सामने था कौन, हम ही तो खड़े थे ना, हमने ही क्या करी थी, क्लैपिंग से साउंड प्रोड्यूस करी थी। और यही साउंड वेव एयर मीडियम के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ गई थी, दीवार तक गई थी। या आप ये बोल सकते हो कि साउंड वेव तो ट्रैवल कर ही रही थी, लेकिन उसके रास्ते में एक दीवार आ गई। अब दीवार से टकरा करके जो साउंड वेव है वो वापस आ जाएगी। वापस कहाँ आ जाएगी, तो हम तक आ जाएगी। और यही साउंड वेव जब हमारे कानों में पहुंच जाएगी, हमारे कान इसे सेंस कर लेंगे। सेंस करने के बाद हमको रियलाइज़ होगा कि भाई जो आवाज़ है ना क्लैपिंग की, वो घूम करके हमारे पास ही आ गई, यानी कि हमको क्लैपिंग की आवाज़ क्या होगी, सुनाई दे जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, गूंजना। भाई जिस समय आपने साउंड प्रोड्यूस करी है उस समय तो आपको सुनाई देगी ही आवाज़ क्लैपिंग की, लेकिन आप बोल सकते हो कि इतना पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी साउंड वेव, टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी, तो दोबारा से आपको एक बार फिर, भाई आपने क्लैप तो एक बार किया था, जब आपने एक बार क्लैप किया तो एक बार क्लैप से आपको उस क्लैप की आवाज़ सुनाई दे गई, लेकिन फिर हुआ क्या, 1 सेकेंड बाद आपको फिर से यही क्लैप की आवाज़ सुनाई दी। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है साउंड का, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ गूंज रही है, वहाँ पे एको हो रहा है। एको क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे साउंड वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है। कि जो भी हमने क्लैप से एक साउंड प्रोड्यूस करी थी, जिस समय प्रोड्यूस करी थी उस समय वो आवाज़ हमें सुनाई दे गई, लेकिन फिर इसके बाद में ये साउंड वेव आगे गई, दीवार से टकराई और टकराने के बाद वापस हम तक आ गई। और भाई अगर हम तक साउंड वेव आ रही है, इसका मतलब क्या, कि हमारे कान उसे सेंस कर लेंगे, और अगर सेंस कर लिया इसका मतलब क्या, कि वो आवाज़ हमें सुनाई दे जाएगी। तो एक बार क्लैप करने के बाद में होगा क्या, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये आवाज़ हमें दोबारा से सुनाई देगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि किसी ने 2 बार क्लैप किया है, 2 बार नहीं, हमने केवल एक ही बार क्लैप किया था। लेकिन होगा क्या, क्योंकि वहाँ पे एको हो रहा है, वहाँ पे आवाज़ गूंज रही है, तो एक बार की आवाज़ के बाद एक बार फिर से हमें आवाज़ सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, साउंड वेव का रिफ्लेक्शन। जो रिपीटेशन होता है साउंड का, उसी को हम बोलते हैं क्या, एको। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, ऑब्स्टिकल से या किसी भी चीज़ से टकरा करके पलट जाती हैं, वापस आ जाती हैं। तो ये बात हुई किसकी, हमारी नॉर्मल साउंड वेव्स की। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्ट्रासोनिक साउंड्स की, या आप सिंपल शब्दों में उनको आप अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हो। तो अल्ट्रासाउंड में यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि अल्ट्रासाउंड क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत बढ़िया होती है। एक बात बताओ, अभी जो मैंने आपको साउंड वेव का रिफ्लेक्शन समझाया है, एको समझाया है, वो एको हो ही क्यों रहा था, क्योंकि साउंड वेव ऑब्स्टिकल से टकरा करके वापस आ रही थी, वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर साउंड वेव के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती कि वो ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद वापस नहीं आती, बल्कि ऑब्स्टिकल के अंदर ही घुस जाती, उसको पेनिट्रेट कर जाती और उसको चीरते हुए ऑब्स्टिकल के दूसरे साइड से जो है ना निकल जाती, तो एको नहीं होता है ना। जैसे कि मैंने आपको पहाड़ वाला एग्जांपल तो मैंने आपको समझा ही नहीं कि क्यों माउंटेन के टॉप पे जा कर के या माउंटेन रीजन पे जा कर के जो है ना हमें हमारी आवाज़ पलट करके सुनाई देती है, कि हमने ज़ोर से अपना एक बार नाम लिया है और यही नाम हमारा हमको 2 से 3 बार और सुनाई दे जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो जैसे कि इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, जो मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे खड़े होकर के आपने क्या किया है,
अपना नाम चिल्लाया है भाई, तो इस पहाड़ के सामने केवल एक पहाड़ थोड़ी ना होता है, कुछ और पहाड़ भी होंगे। ये रहा दूसरा पहाड़, ये रहा तीसरा पहाड़, ये रहा चौथा पहाड़। तो जो भी आपने अपना नाम लिया है, नाम लिया है इसका मतलब क्या, आपने साउंड प्रोड्यूस करी है। अब ये जो साउंड है ये हम बोलेंगे कि इस पहाड़ से टकराएगी, फिर ये साउंड हम बोलते हैं कि ये वाले पहाड़ से भी टकराएगी, ये वाले से भी टकराएगी, और अल्टीमेटली टकरा टकरा करके वापस कहाँ जाएगी, हम तक ही आ जाएगी, जो साउंड का सोर्स है उस तक ही आ जाएगी। तो इस वाले पहाड़ से टकरा करके वापस आप तक आई है तो आपको अपना नाम एक बार सुनाई दे जाएगा। फिर इस वाले पहाड़ से टकरा करके वापस आप तक आई तो आपको अपना नाम एक बार और सुनाई दे जाएगा। फिर इस वाले पहाड़ से टकरा करके जो साउंड वेव है वो वापस आप तक आई तो आपको अपना नाम तीसरी बार भी सुनाई दे जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है साउंड की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, कि आपने ज़ोर से अपना नाम लिया था, क्या लिया था, रोहन लिया था, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम बोलते हैं कि रोहन 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 रोहन, ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो ये रिपीटेशन जो हो रहा है आवाज़ में वो क्यों हो रहा है, एको के कारण हो रहा है, क्योंकि साउंड क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, टकरा करके वापस आ रही है। अब अगर कुछ ऐसा होता कि साउंड के पास इतनी क्षमता होती कि वो टकरा करके वापस नहीं आती, इनफैक्ट वो जिससे भी टकरा रही है उस ऑब्स्टिकल से वो उसको वो पेनिट्रेट कर लेती, और पेनिट्रेट करने के बाद में उसके दूसरे साइड से जो है ना बाहर निकल आती, तो शायद एको हमें कभी भी सुनाई देता ही नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, अपनी अल्ट्रासाउंड्स की, तो अल्ट्रासाउंड में हम बोलते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है जिसके कारण इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी बहुत बढ़िया होती है। ऑर्डिनरी साउंड से अगर हम कंपेयर करें तो अल्ट्रासाउंड की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो काफ़ी बढ़िया होती है। द अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड वेव्स एंड प्रोड्यूसेस एको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेनिट्रेटिंग पावर हमारे अल्ट्रासाउंड की ऑर्डिनरी साउंड से कैसी ज़्यादा है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है। तो अल्ट्रासाउंड भी हम बोलते हैं कि ऑर्डिनरी साउंड की तरह रिफ्लेक्ट करती है और एकोज भी प्रोड्यूस करती है। बट द एकोज प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय आवर ईयर्स, दे कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय स्पेशल इक्विपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अब जब हम अल्ट्रासाउंड ही नहीं सुन सकते हैं तो अल्ट्रासाउंड का जो एको होगा, भाई यहाँ पे बताया ना मैंने आपको कि फ्रिक्वेंसी के ज़्यादा होने पर अल्ट्रासाउंड की पेनिट्रेटिंग पावर बढ़िया होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेंगी। और अगर अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या, कि वो एकोज भी प्रोड्यूस करेंगी। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड नहीं सुन पा रहे हैं तो उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो एको है वो हम कहाँ से सुनेंगे। तो जो अल्ट्रासाउंड एकोज प्रोड्यूस करते हैं ना, उनको सुनने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट का जो है यूज़ करना पड़ता है। आई बात समझ में। देखो जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि सेंडर ने क्या करा है, साउंड वेव भेजी है, ऑब्जेक्ट से टकरा करके रिफ्लेक्शन हो गया है साउंड वेव का, ठीक है। तो साउंड वेव जो है पलट करके कहाँ आ गई है, जो सोर्स है साउंड का उसके पास ही आ गई है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, दीज डेज अल्ट्रासाउंड इज़ यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पसेस। अब क्योंकि हमने अल्ट्रासाउंड के बारे में या अल्ट्रासोनिक साउंड्स के बारे में इतनी खासियत पढ़ ली है, उनके बारे में इतने स्पेशल फीचर्स पढ़ लिए हैं कि आप बोल सकते हो कि उनकी जो पावर होती है चीज़ों को पेनिट्रेट करने की, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होता क्या है कि पेनिट्रेट करने की जो पावर है वो बढ़िया हो जाती है, प्लस वो रिफ्लेक्ट भी करती है, यानी कि वो एकोज भी जो है ना प्रोड्यूस करेगी, कौन, अल्ट्रासाउंड। तो जब इतनी सारे फीचर्स हैं अल्ट्रासाउंड के पास, तो इस अल्ट्रासाउंड के आप बोल सकते हो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, यानी कि आज के समय पे बहुत सारे केसेस में अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है। दीज डेज अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड फॉर अ लार्ज number of purposes. Some of the important uses of ultrasound are given below. Ultrasound is used as a diagnostic tool in medical science to investigate inside of the human body. ह्यूमन बॉडी में हम बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कि शरीर में कोई लंप तो नहीं बन गया, कोई गांठ नहीं बन गई है, गांठ में कोई फ्लूइड तो नहीं है ना, सिस्ट तो नहीं बन गई है, या आप बोल सकते हो कि कोई कैंसर का ट्यूमर तो जो है ना डेवलप नहीं हो गया है, या कहीं के मसल्स वगैरह जो है सॉफ्ट तो नहीं हो गए हैं, कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह में कुछ डैमेज तो नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी में हम बोलते हैं कि जांचने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के समय पे जो अल्ट्रासाउंड है उसी का यूज़ किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर की चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जैसे अगर किडनी में स्टोन्स हो गए हों या ब्लैडर में जो स्टोन्स हो गए हों, तो उन स्टोन्स को देखने के लिए, भाई बहुत ज़ोर से पेट दुखा है ना, और जो यूरिनेशन है यानी कि बाथरूम करने में भी जो है ना काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये सब तो ना स्टोन्स के यानी कि पथरी के सिम्टम्स हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, एक टेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली स्टोन्स हैं कहाँ, ब्लैडर में हुए हैं या किडनी में हुए हैं या एग्जैक्टली है कहाँ स्टोन्स। तो होता क्या है कि हमको जो है ना अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। कैसे करवाते हैं, तो इसमें हम बोलते हैं कि 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए खाने पीने में, यानी कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाओगे तो 2 से 3 घंटे पहले तक आपको कुछ भी खाना नहीं है ना, 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। इसके अलावा हम बोलते हैं कि हमारे ब्लैडर को फुल करवाया जाता है, बोला जाता है कि खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, इतना पानी पियो कि इतनी यूरिन बन जाए कि उस यूरिन से जो ब्लैडर है हमारा यूरिनरी ब्लैडर वो पूरा फुल हो जाए। इसके बाद में जो है ना आप बोल सकते हो कि अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एब्डोमेन रीजन का ही होता है। तो इस एब्डोमेन रीजन में हम बोलते हैं कि जहाँ भी स्टोन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपका ये पूरा एब्डोमेन है, ठीक है, एब्डोमेन में हम बोलते हैं कि एक इस तरीके का प्रोब लिया जाता है और इस प्रोब में एक जेल लगाया जाता है, ठीक है ना, और जेल को पूरे एब्डोमेन में घुमा घुमा के, बेसिकली जो प्रोब होता है ना, इसका काम क्या होता है, इस प्रोब का काम होता है अल्ट्रासोनिक साउंड जो है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भेजना, ठीक है। तो बेसिकली आपके एब्डोमेन में अल्ट्रासाउंड भेजी जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी जाती हैं। ये वेव्स अंदर जाती हैं और अंदर जा कर के अंदर की जो भी चीज़ें हैं एब्डोमेन में, हमारे जो भी पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स की एक बहुत ही बढ़िया इमेज बना देती हैं। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो अल्ट्रासाउंड है, माना कि उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन वो क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट भी कर सकती हैं चीज़ों को और वो रिफ्लेक्ट भी कर सकती हैं। तो जब हमारे एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है तो इस प्रोब से आप बोल सकते हो कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को भेजा जाता है। ये वेव्स अंदर जा कर के अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनकी बढ़िया सी एक इमेज बना देती है। कहाँ, तो आपने देखा होगा कभी, अगर आपने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर है वो एक कंप्यूटर स्क्रीन लेकर के भी बैठता है ना, और प्रोब घुमाता जाएगा और अलग अलग, भाई जहाँ भी प्रोब है, जहाँ भी साउंड वेव्स जा रही हैं, उस रीजन के आप बोल सकते हो कि इमेजेस स्क्रीन के ऊपर बनती जाएंगी। तो बाकायदा ब्लैडर दिखाई देगा, यूट्रस दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देता है, किडनीज वगैरह भी दिखाई दे जाती हैं। तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि क्योंकि अल्ट्रासाउंड वहाँ पे यूज़ हो रहा है, मतलब अल्ट्रासाउंड वहाँ पे चल रहा है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो एब्डोमेन रीजन में जो भी पार्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब की इमेज दिखाई दे जाती है और उस इमेज से पता चल जाता है कि भाई स्टोन्स एग्जैक्टली है कहाँ, यूरेटर्स में है, ब्लैडर में है या किडनी में है, या एग्जैक्टली है कहाँ। आई बात समझ में। तो इसी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी के इनसाइड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आज के टाइम पे अल्ट्रासाउंड को जो है ना एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ किया जाता है इन मेडिकल साइंस, कि बॉडी में जो भी है, जो भी चीज़ें हो रही है, स्टोन है, कुछ डैमेज हो रहा है, कुछ ट्यूमर है, कुछ सिस्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो उन सब का पता चल पाए। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ द फीटस डेवलपिंग बेबी इनसाइड द मदर्स वूम। पहले के ज़माने में प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड हम बोलते हैं कि यूज़ होता है। और फ़ायदा क्या होता है, इस अल्ट्रासाउंड से हमें बेबी की, भाई यूट्रस में पलने वाला जो गर्भ जो बेबी है, जो फीटस है, उसकी ग्रोथ जो है ना हमें पता चलती रहती है। तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह शुरू हो जाता है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हम बोलते हैं कि बाकायदा अल्ट्रासाउंड किया जाता है और कुछ इस तरीके से बेबी की ग्रोथ को जो है ना डिटेक्ट किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अल्ट्रासाउंड में होता क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भी भेजी जाती हैं जो कि क्या करती हैं, अंदर की चीज़ों की इमेज स्क्रीन के ऊपर बना देती हैं। तो भाई यूट्रस के अंदर अगर बेबी है, अगर फीटस है, तो उस फीटस की इमेज भी हम बोलते हैं कि स्क्रीन के ऊपर बन जाती है। ना सिर्फ फीटस की इमेज बनती है स्क्रीन के ऊपर, बल्कि अगर फीटस में किसी भी तरह का डिफेक्ट वगैरह होगा तो वो डिफेक्ट भी हम बोलते हैं कि पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन एंड अ डिसीज़ कॉल्ड अर्थराइटिस विच इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं मसल टिश्यू में डैमेज हो रहा है, मसल टिश्यू सॉफ्ट हो रहा है, या जॉइंट्स में हम बोल रहे हैं कि दिक्कत आ रही, तो इन सब चीज़ों का पता कैसे किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवा करके। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी और ओशन। अल्ट्रासाउंड से जो है ना हम ओशन या सी की डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे, भाई सी का जो सरफेस होगा, सी का जो लेवल होगा, वहाँ से हम क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को भेजेंगे, अल्ट्रासाउंड को भेजेंगे। नीचे क्या होगा, नीचे हम बोलते हैं कि कोई ना कोई ओशन का बेड तो होगा, सी का बेड तो होगा ही। उस बेड से, भाई आपने सरफेस से क्या किया था, अल्ट्रासाउंड को भेजा था, वेव्स को आपने भेजा था,
और ये जो वेव्स हैं ये पानी में ट्रैवल करते 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 हम बोलते हैं कि जो बेड है, ओशन का बेड है, वहाँ तक आ गई हैं। तो ओशन के बेड पर आने पर होगा क्या, उससे टकराएंगी और टकरा करके हम बोलते हैं कि वापस आ जाएंगी। तो क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आप बोल सकते हो कि जो भी आपने भेजी हैं वो इस पूरे पानी की डेप्थ को क्रॉस करेंगी और ओशन या सी के बेड तक जाएंगी, बेड से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएंगी। तो जब ये रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस आएंगी ना, तो इनको फिर आगे जाकर के स्टडी किया जाता है। देखो मैं आपको बहुत ही अभी बेसिक चीज़ें समझा रही हूँ, क्योंकि डिटेल में आप क्लास 9th में पढ़ोगे कि कैसे जो है ना एग्जैक्टली नदी या बोल सकते हो कि सी या ओशन की डेप्थ को जो है ना नापा जाता है, और कैसे जो है ना प्रॉपर्ली अल्ट्रासाउंड को जो है ना यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ केवल बेसिक एग्जांपल्स में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, बेसिक एप्लीकेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है। तो बेसिकली ये जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है ना, इनको फर्दर हम बोलते हैं कि प्रोसेस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक साउंड से ही हम बोलते हैं कि साउंड वेव से ही जो प्रॉपर डेप्थ है ओशन की या सी की वो पता कर ली जाती है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स लाइक शिपरेक्स, सबमरीन्स एंड शोल्स ऑफ फिश एक्सेट्रा। देखो हमारे जो मछुआरे वगैरह होते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत होती है, उनका तो काम ही क्या होता है, मछलियों को पकड़ना, उनको बेचना। तो उनकी तो पूरी लाइफ ही हम बोलते हैं कि मछलियों को के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मछली के जाले जो है ना बिछा कर के बैठे रहते हैं मछुआरे, फिशरमैन, लेकिन उनके हाथ में एक भी मछली जो है ना नहीं लगती, तो पूरा दिन बर्बाद, तो उस दिन की कमाई नहीं मिलती है। तो फिर करा क्या जाए, दिमाग लगाया जाता है कि अब जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का या अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है कि वो क्या करते हैं, पानी के अंदर उनके पास एक मशीन वगैरह रहती होगी, या बोट में ही जो है ना वो एक मशीन फिट कर लेते हैं, जो कि क्या करती हैं, जो कि आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ड्रॉ करके बता देती हूँ कि जैसे बोट के बॉटम में, जैसे ये बोट है, इसके बॉटम में हम बोलते हैं कि मशीन फिक्स कर ली जाती है। ये मशीन क्या करती है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती है। अब ये अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं ये पानी के अंदर हम बोल रहे हैं कि ट्रैवल कर रही हैं। ट्रैवल करते करते हम बोलते हैं कि बीच में क्या पड़ गया है, बीच में हम बोलते हैं कि मछलियों का एक झुंड पड़ गया है। तो झुंड से क्या होगा, टकराएंगी, ये टकरा करके हम बोलते हैं कि वापस आ जाएंगी। तो जब ये वापस आएंगी तो जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उनको स्टडी किया जाता है, और स्टडी करके जो है ना ये पता करते हैं कि बेसिकली रिफ्लेक्शन कितने डिस्टेंस से हुआ है। अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, इसका मतलब क्या कि उस डिस्टेंस पे क्या है, मछलियों का पूरा एक झुंड है। ऐसे तो बैठे रहो घंटों तक जाल को बिछा करके, एक भी मछली नहीं फंसेगी, लेकिन अगर हमें मछलियों का झुंड मिल जाए तो उनको पकड़ना आसान होगा। तो कैसे, तो अल्ट्रासाउंड का ही जो है ना यूज़ किया जाता है। ये वेव्स भेजी जाती हैं पानी के नीचे, और जहाँ भी मछलियों का झुंड होगा उनसे टकराएंगी, टकरा करके वापस आएंगी। तो जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड है उसको प्रोसेस करते हैं, स्टडी करते हैं, और एक एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता चलता है कि डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर के तो आई हैं, लेकिन कितने डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट होकर के आई हैं उस डिस्टेंस को नापा जाता है। फिर उस डिस्टेंस को नाप करके वहाँ पर जाया जाता है। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो मछलियों का झुंड वहाँ पर दिख जाता है, तो काम आसान हो जाता है। इसके अलावा प्लीज़ नोट दैट द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट अ साउंड फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। अच्छा ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं। इनफैक्ट हमारे जो बैट्स होते हैं ना, हमारे चमगादड़, वो खुद को नेविगेट कैसे करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के थ्रू ही नेविगेट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमारा विजन एकदम प्रॉपर है ना, बहुत ही हमें सभी चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, हमारे बैट्स का विजन इतना प्रॉपर नहीं होता है, उनका इतना बढ़िया विजन नहीं होता है, थोड़ा सा उनका कमज़ोर विजन ही होता है। लेकिन इस कमज़ोर विजन के होते हुए भी बैट्स कभी भी जब भी वो उड़ते हैं तो उड़ते समय वो कभी भी किसी भी चीज़ के साथ टकराते नहीं हैं। अगर कभी आपने नोटिस किया हो कि आप शाम के टाइम पे अपने घर की छत पे आ गए हों और वहाँ पे आपको बहुत सारे बैट्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हों, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैट्स बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस अब आकर के टकरा जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ना बैट्स हमसे टकराते हैं, ना किसी ट्री से टकराते हैं, ना किसी बिल्डिंग से टकराते हैं, ना किसी इलेक्ट्रिक पोल से टकराते हैं। कहने को उनका विजन जो है ना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो टकरा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं टकरा रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को नेविगेट कर रहे हैं। कैसे नेविगेट कर रहे हैं? तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के थ्रू ही नेविगेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है इसी सेशन में कि हमारे जो बैट्स होते हैं जब वो उड़ते हैं, जब वो फ्लाई करते हैं, तो फ्लाइट के दौरान वो चिल्लाते हैं, वो स्क्रीम करते हैं। और स्क्रीमिंग के दौरान वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं?
तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि हमारा ये बैट है, ठीक है ना, ये बैट क्या कर रहा है, अभी उड़ रहा है और उड़ते हुए चिल्ला रहा है, और चिल्लाते हुए मतलब चिल्ला तो रहा ही है, तो चिल्लाने के दौरान, स्क्रीमिंग के दौरान ये कौन सी आवाज़ निकाल रहा है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैं ये सपोज जा रही हैं, है ना, एयर वाले मीडियम में, एयर मीडियम में वो ट्रैवल कर रही हैं। ट्रैवल करते 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 अचानक से हम बोलते हैं कि सपोज यहाँ पे क्या आ गया है, अभी तो ये बटरफ्लाई है ना, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्री आ गया है। क्या आ गया है, एक ट्री आ गया है, ठीक है ना। तो होगा क्या, जो भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हमारे बैट ने प्रोड्यूस करी हैं वो साउंड वेव्स ट्रैवल करते 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 इस ट्री से टकरा जाएंगी। अब जैसे ही टकराएंगी, तो जैसे कि हमारी नॉर्मल साउंड वेव्स क्या करती हैं, ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वैसे ही इस बैट ने जो भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करी हैं वो साउंड वेव्स भी क्या करेंगी, इस ट्री से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद आप बोल सकते हो कि कहाँ पहुँच जाएंगी, दोबारा से बैट के पास ही पहुँच जाएगी। तो बैट क्या करेगा, बैट हम बोलते हैं कि इस जो उसके पास रिफ्लेक्टेड साउंड वेव आई है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव आई है रिफ्लेक्टेड वाली, उसको वो एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा कि भाई जो भी मैंने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करी थी वो बहुत ही जल्दी टकरा करके आ गई हैं, वापस आ गई, रिफ्लेक्ट होकर के आ गई। इसका मतलब क्या कि जिस भी चीज़ से ये टकराई हैं वो चीज़ बहुत ही पास में है, और अगर ऐसी चीज़ से जाकर के हम खुद टकरा गए तो फिर बेवजह लग जाएगी, चोट लग जाएगी। तो इसीलिए बैट क्या करते हैं, उस चीज़ के पास नहीं जाते हैं, बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे, लेकिन नज़दीक पहुंचने के बाद भी, ट्री के पास पहुंचने के बाद भी वो उससे टकराते नहीं, क्योंकि अपने आप को वो नेविगेट कर लेते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि भाई हमने जो साउंड वेव्स निकाली थी वो उस चीज़ से टकरा करके हम तक वापस आ गई हैं, और बहुत शायद जल्दी टकरा करके आई। इसका मतलब क्या कि वो चीज़ बहुत ही पास में है, और अगर पास में है तो अगर हमने अपने आप को अब कंट्रोल नहीं किया तो हम जाकर के उससे भिड़ जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, इसलिए वहाँ से हम चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो बैट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को नेविगेट करते हैं। पुअर विजन होने के बाद भी वो किसी भी चीज़ के साथ टकराते नहीं हैं। इनफैक्ट वो जो अपना प्रे है ना, अपना जो शिकार है, वो भी हम बोलते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के थ्रू ही क्या करते हैं, उस पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं। कि जैसे कि यहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं, सामने क्या है, एक छोटा सा कीड़ा है, उस कीड़े से जो साउंड वेव्स हैं वो टकराएंगी, टकराने के बाद वापस आ जाएंगी। तो जैसे ही रिफ्लेक्टेड वेव्स आएंगी बैट के पास, वो उसको एनालाइज करेगा और उसे पता चल जाएगा कि भाई आधे मीटर के डिस्टेंस पे या कुछ डिस्टेंस पे जो है ना हमारा शिकार है। तो वो क्या करेंगे, शिकार की तरफ बढ़ेंगे और उसको पकड़ के खा जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो अब अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है कि अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द स्पीड ऑफ infrasonic sound waves as well as ultrasonic sound waves is the same as that of audible sound waves। तो जैसे कि सेशन की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं, इस रेंज में जो आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड्स। क्या समझाया था मैंने आपको कि वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की रेंज में आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑडिबल आवाज़ें या ऑडिबल साउंड्स। बाकी वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज के बाहर आती हैं उन्हें हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स। तो इनऑडिबल साउंड्स हम बोलते हैं कि दो टाइप की हो सकती हैं, एक होती है इंफ्रासोनिक और एक होती है अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक आवाज़ें कौन सी होती हैं, वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम हो। आई रिपीट, इंफ्रासोनिक आवाज़ें कौन सी हैं, वो वाली साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो। और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कौन सी होती हैं, वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, उन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो चाहे इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स हो, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हो या ऑडिबल साउंड वेव्स हो, सभी की जो स्पीड है वो कैसी होती है, सेम ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम है या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उनकी स्पीड भी जो है ना कम या ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट द स्पीड ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स एज वेल एज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स इज द सेम। किससे सेम होती है, एज दैट ऑफ ऑडिबल साउंड वेव्स। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में हमने कई सारी बातें पढ़ ली है ना, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स को हमने बहुत क्लियरली डिटेल में जाकर के समझा है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है आपके चैप्टर का, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला,
उसे हम कवर करेंगे। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे ना, तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8 ही देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देने लगेंगे। साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब कुछ है। अब सपोज आपको क्लास 8 की साइंस ही देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 साइंस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। फिर इसके बाद में अब अभी तक हमने क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सपोज आपको फर्स्ट चैप्टर ही देखना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला। इस चैप्टर के टोटल कितने लेक्चर्स हैं, 14 लेक्चर्स हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वाला, वो आपके सामने खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो। फ़ायदा क्या है कि यूट्यूब पे आपकी जो कंप्लेंट होती है कि मैम आपकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो सीक्वेंस इतना ऊपर नीचे होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा वाला देखना है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो ऐसा यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस पे अरेंज्ड मिलते हैं। प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।